मेरा पहला सवाल आपसे कि मुनीर मलिक जो एक लीडिंग लॉयर हैं और उन्होंने वकला तहरीक जो है उसकी भी एक तरीके से सरबराही की थी, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी तरमीम है ये अदलिया की आज़ादी को 20 साल पीछे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी चीफ जस्टिस बनना चाह रहा होगा वो इन 3 जजेस में से वो एक रेस लगा रहा होगा कि किसी तरह वो पार्लिमानी कमेटी को जो है इम्प्रेस कर सके ताकि उनकी तैनाती हो जाए चीफ जस्टिस के तौर पे। देखिए मुनीर से बात सारी ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं इस मुल्क में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। अल जिहाद ट्रस्ट में सारे पावर्स एग्जीक्यूटिव से लेके दे दिए गए, एक तरफ जुडिशरी ने अपने पास रखे। उसके बाद सोने पे सुहागा जब 18th अमेंडमेंट में हमने उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की तो 19th अमेंडमेंट के थ्रू दोबारा से बल्कि इवन वर्स देन अल जिहाद वाले डिसीजन से सारे पावर्स जो हैं जुडिशरी के टू द एक्सटेंट के सिर्फ चीफ जस्टिस साहब खुद अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करते थे, वही लिस्ट ला सकते थे और वही जो है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से शुरू हुआ कि जो उनकी तहरीक में शामिल थे या उनसे लाइक माइंडेड सिर्फ वो जजेस आ सकते थे और बाकी कॉम्पिटेंस या और चीज़ जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह से था जैसे पहले डिक्टेटर्स करते थे कि जी जो पीसीओ का हल्फ उठाएगा मींस वो हमारा बंदा है एंड देयरफॉर टू अपॉइंट देम। तो ये दिस इज नॉट फेयर। सेकेंडली जो लोग ये खड़े होकर इतने शद्दोमत से आर्ग्यू करते हैं कि जी सीनियरिटी इज ओनली प्रिंसिपल, उनसे पूछो कि भाई आप खुद क्यों नहीं, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या करते हो? क्या इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो क्या सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स पे लाई गई थी? या इवन जो टॉप 3 में जस्टिस मुनीर अख्तर साहब हैं, जब उसको एलिवेशन किया गया क्या वो सीनियर मोस्ट थे या इवन टॉप 3 में थे? तो 6 नंबर वाले को उठा के अगर आप ले आए, लेकिन अगर जो लीगल फ्रेटर्निटी है या जुडिशरी है वो खुद अगर कोई भी काम करे तो दैट इज कोशर, लेकिन अगर पार्लियामेंट करे, पार्लियामेंट ने क्या किया, ये दिस इज अ बैकलैश अगेंस्ट जो भी हुआ 18th अमेंडमेंट 19th अमेंडमेंट के साथ कि जी आप सारे पावर्स एक तरफ हैं। तो दुनिया सारी में ये होता है कि जी देयर इज अ रोल ऑफ पार्लियामेंट। आप यूएस का कता कलामी माफ इंडिया का उन्होंने एक एग्जांपल दिया मुनीर मलिक साहब ने। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए और उसके अंदर ये एक फॉर्मूला तय पाया कि जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड करेंगे। इधर जो आपने तैनाती की है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसके अंदर तो कुछ मालूम नहीं कि कैसे जुडिशल कमीशन जो है उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे वो तैनात करेंगे। देखिए पहली चीज तो ये कि जब पिक एंड चूज करते हैं, जब कोई किसी एक मुल्क का एग्जांपल, वहां अभी हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे थे तो उसमें ये बात नहीं आई। अब चले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे बात कर लेते हैं। भाई बेंचेस भी वही वाला कमीशन बनाएगा ना जो जजेस की सिलेक्शन करेगा, जिसमें जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वही बैठेंगे ना। उसके साथ ये है कि क्योंकि पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है नलिफाई कर दिया गया था थ्रू जजमेंट्स, तो अब उनको इकट्ठे बिठा दिया गया है ताकि जो भी फैसला हो एक ही फोरम पे हो और उसके बाद जो भी तैनाती हो जाए। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? व्हाट ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का प्रिंसिपल जो है ना, सिर्फ अपनी जो है एक छोटी सी दुनिया बना के उसमें सारे फैसले करना। आप पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर्स को तो घर भेज सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है ये नहीं देख सकती कि आपके जजेस जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, नहीं हैं, सही हैं, गलत हैं, कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फेयरवेल्स अब शुरू हो गए हैं, तो एक तासुर पाया जाता है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने तैनात, ये लॉजिक समझ में नहीं आई कि उनको पहले कहते थे सब कुछ हो रहा है काजी फाइज ईसा के लिए, सब कुछ पूरा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काजी फाइज ईसा को अकोमोडेट करने के लिए गया। अब कह रहे हैं कि जी काजी फाइज ईसा को इसलिए फेयरवेल्स मिल रहे हैं
कि मंसूर अली शाह ना बन सके, बट व्हाट डज दैट मीन? ये तो अभी ना I mean, let me put it simply. डिस्कशन हुआ है सर चूंकि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तो इस हवाले से एक बयान दिया था ना, नवीद कमर साहब, इस हवाले से जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया तो इसलिए ये तासुर पैदा हुआ। माय क्वेश्चन इज कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आप कंसिडर भी करेंगे एज द चीफ जस्टिस अगले जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के? या देखिए प्रोसेस क्या होगा, एक सेकंड, सिंपल बात है ना, जो टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस, टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस में एक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, एक जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, एक जस्टिस याया अफरीदी हैं जी। तो जाहिर है इन 3 में से ही होगा ना, कोई चौथा तो नहीं बाहर से लाके इसमें ऐड कर सकेंगे। सो द प्रोसेस इज क्लियरली स्पेल्ड आउट, तो क्यों नहीं कंसिडर करेंगे ये? क्या फिर पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है ना, एक लॉयर की पॉलिटिक्स जो है वो पूरे मुल्क से बड़ी हो गई है। दे वांट कि हमारी पसंद का जज आए, हमारी पसंद से लगे, हमारी पसंद से फैसले हों। जो पीटीआई का मसला था वो अब अनफॉर्चुनेटली वो जो उनके पीटीआई के लॉयर्स हैं उनका भी ये मसला हो गया, विच इज नॉट फेयर फॉर द कंट्री। जो 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं उनको अब मार्जिनलाइज करके और सारी गेम जो है अपनी फ्रेटर्निटी में रखना चाहते हैं, दिस कैन नॉट बी अलाउड। सर एक आखिरी सवाल आपसे, और वो ये है कि चूंकि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तश्कील दे दिया गया है, तो बहुत सारे वकला जो सियासत नहीं करते वो ये सवाल उठाते हैं कि कई ऐसे केसेस होते हैं जिनकी नौयत डिटर्मन करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है कि नहीं बड़ा मुश्किल होता है। माजी में वो एग्जांपल देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बेल का केस जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल असर होना था, तो अगर आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कौन जुरिस्डिक्शन का मसला शायद आ जाए कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे कौन सा केस जाना है और सुप्रीम कोर्ट कौन से केस को सुनेगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? बात यह है कि ये क्लियरली डिफाइंड है, वो तो हमने पिछले कुछ सालों में ये सारी चीजें डिफ्यूज कर दी है ना, कि भाई जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस हैं, जो भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं, जो भी 199 की जो हाई कोर्ट की अपीलें हैं, और there are 5 categories of cases that will go to the constitutional bench. The rest of it, which is I think about 85% by present reckoning, वो सारे के सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस के सामने जाएंगे। So what is the issue? I don't know.